हाय, आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी टेट 2016 चाइल्ड साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विथ कॉन्सेप्ट। ये वीडियो आपके लिए, आपका कमिंग सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ना सारे क्वेश्चन एंड आंसर थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ना ये है सेकंड वीडियो है। पहला क्वेश्चन पहला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, और अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? कौन सा स्कैफोल्डिंग का अच्छा एग्जाम्पल है? लर्निंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हिमसेल्फ। स्कैफोल्डिंग, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा स्कैफोल्डिंग का अच्छा एग्जाम्पल है? स्कैफोल्डिंग क्या है? लर्निंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? जो प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लर्निंग मिलता है। ठीक, उसी टास्क को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक, पहले हम जान लेते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, स्कैफोल्डिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तो जो आप ये पहाड़ में चढ़ सकते हो, आप इस पहाड़ में चढ़ सकते हो अगर आपको कोई मदद करे तो। ठीक, तो आप इस पहाड़ का यहीं से इतना दूर तक चढ़ सकते हो खुद से, लेकिन यहीं से यहीं चढ़ने के लिए किसी का मदद चाहिए। चाहे वो मदद कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कहीं लोगों का सहारा हो, चाहे कोई घोड़ा हो, चाहे कुछ हेलीकॉप्टर हो, तब फिर आप यहीं चढ़ सकते हो। ठीक, तो देखिए जो बाहर से जो हेल्प है, बाहर से जो हेल्प का मदद से you can achieve your top position. That help, that external help is known as the scaffolding. By this help you can reach to the top position. जैसे कि सोचो आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका अंदर में हुनर है, एबिलिटी है, लेकिन आप खुद से सोचो सीटेट में खुद से आप 84, 85 मार्क्स खुद से ला पा रहे हो, लेकिन 5 मार्क्स आप खुद से नहीं ला पा रहे हो। इसके लिए बाहर से कोई टीचर का हेल्प चाहिए या फिर कोई कोचिंग का हेल्प चाहिए, जो कि ना आप लोगों को 5 मार्क्स क्यों 15 मार्क्स ऐड करने में हेल्प करेगा। ठीक, दैट इज नोन एज द स्कैफोल्डिंग। तो देखिए जब आपको स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया, स्कैफोल्डिंग में क्या है? बाहर से मोटिवेशन मिलता है। तो क्या होता है इसमें? कौन सा स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है? प्रोवाइड हाफ सॉल्व एग्जाम्पल। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल आपको दे देंगे, आप बाकी को सॉल्व करेंगे। स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं। ठीक, टेलिंग हार उनको बोलना है, टेलिंग हार शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व द प्रॉब्लम। उनको, बच्चों को ऐसा बोलना है कि आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको घर नहीं जाने देंगे। ऐसा तो गलत बात है, तो इमोशनल टॉर्चर है, ये तो कभी कर नहीं सकते, है ना। उसके बाद देखिए ऑफरिंग रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, तो उसको रिवार्ड देंगे
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या है? टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, ये स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4। तो हम अगर बच्चों को स्कैफोल्डिंग देंगे, देखिए बच्चों को अंदर में, हमारे क्लास में बच्चों का अंदर में हुनर है, हम बस स्कैफोल्डिंग देते हैं तो सोचो कोई हिंट देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, सो दैट ही एंड सी कैन रीच टू द टारगेट पोजीशन, दैट इज नोन एज द स्कैफोल्डिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, योर क्लास, तो इसका ऑप्शन होगा 4, ठीक। स्कैफोल्डिंग का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? टेलिंग हार, उनको बोलना है, टेलिंग हार दैट ही कैन डू इट, इसको कर सकते हैं, ट्राई अगेन एंड अगेन, अगर वो खुद से कोशिश करे, बार बार कोशिश करे, वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, योर क्लास हैज लर्न विथ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, to assess them you would give them, your class has learner with different learning style। आपका क्लास में बहुत सारे लर्नर हैं जिसका लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। तो ये होगा, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चों हमारे क्लास में होता है सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चों देख के सीखते हैं, कुछ बच्चों करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, है ना। तो लर्निंग स्टाइल हमारे क्लास में अलग अलग लर्निंग स्टाइल के स्टूडेंट्स होता है। टू एसेस देम, उसको एसेस करने के लिए आप एक टीचर हो, यू वुड गिव देम, उसको क्या देंगे? देखिए हमारे क्लास में जितने सारे स्टूडेंट होता है, लगभग उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंस होता ही है। तो उसको एसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बोल दूं, इसलिए हमारा क्लास में जो लर्निंग स्टाइल डिफरेंस है, ऐसा स्टूडेंट है, इसलिए हम हमारे क्लास में एक ही तरीका से हम पढ़ा नहीं सकते हैं। एक ही तरीका से, एक ही प्रोसेस में, एक ही स्ट्रेटजी में पढ़ा के हम सारे बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं, बिकॉज their learning style are different। very important, इस थ्योरी को समझ लीजिएगा। we never teach them in a single strategy in our class, because in our class have the learner of different learning style, ठीक। और उनको असिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ टास्क और टेस्ट लेंगे, ठीक। उनको असिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको असिस्ट करने के लिए एक वैरायटी ऑफ टास्क, उनको वैरायटी ऑफ टास्क देंगे, वैरायटी ऑफ काम देंगे और टेस्ट लेंगे। ये ऑप्शन सही होगा। तो बाकी ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, द सेम टाइम टू परफॉर्म द सेम टेस्ट देंगे तो क्या है, ये तो गलत है ना, क्योंकि ना सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंस है, तो क्वेश्चन भी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन का जो तरीका, कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस होना चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड subsequently label the student according to their mark in the test। ये भी गलत नहीं है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देंगे तो कोई जो बच्चों का लर्निंग स्टाइल डिफरेंस है वो सीख नहीं पाएंगे। सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट, ये भी गलत है। तो लर्निंग स्टाइल हमारे क्लास में डिफरेंस है, इसलिए हम हमारे क्लास में वैरायटी ऑफ टास्क और टेस्ट देंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, nowadays there is a tendency to refer wrong concept of children as alternative conception, this could be attributed to। देखिए आजकल एक टेंडेंसी हुआ है टू रेफर द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन।
स्टूडेंट का जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बोल के चलाने का एक टेंडेंसी हुआ है। ठीक, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक, दैट कुड बी एट्रीब्यूट, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन आर केपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग डिफरेंस फ्रॉम द एडल्ट। ठीक, ऐसा स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना जो कि ना सक्षम होता है थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग डिफरेंस फ्रॉम एडल्ट, उनका जो थिंकिंग है एडल्ट से डिफरेंस है, ऐसा स्टूडेंट को पहचानना है, जो कि ना हम लेंगे उनका जो कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का रूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन मिडिल स्कूल क्लासरूम। मिडिल स्कूल क्लासरूम में टीचर्स का क्या रोल है? Which one of the following is the best describe a teacher's role in middle school classroom? मिडिल स्कूल क्लासरूम में टीचर्स का क्या बेस्ट रोल है? प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो आप एक टीचर हो, आप अपने क्लास में बच्चों लोगों को डिस्कशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कैसे लर्नर सेंटर एजुकेशन होगा? वो अपने आप खुद से नॉलेज को एक्वायर करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज को डिस्कवर करेंगे बाय डिस्कसिंग विथ ईच अदर। ठीक, तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों आपस में खुद, एक बच्चों दूसरी बच्चों के साथ डिस्कशन करे और डिस्कशन के द्वारा लर्निंग जो होगा वो लर्नर सेंटर एजुकेशन होगा। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं, promoting student to compete among themselves for the first position, ये तो बहुत गलत है। पोजीशन मार्क्स के लिए एक दूसरे से सिर टकरा के लड़ो, ये तो बहुत ही गलत है। ठीक, ऐसे तो टीचर कभी मोटिवेट नहीं करेंगे। डिस्करेजिंग वर्ड मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, ये कभी सही ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड फोकसिंग ऑन यूनिडायरेक्शनल पर्सपेक्टिव, है ना। डिस्करेजिंग मल्टी पर्सपेक्टिव को डिस्करेजिंग करेंगे और फोकसिंग यूनिडायरेक्शनल पर्सपेक्टिव, ये भी गलत बात है। ठीक, स्टूडेंट को हमको मोटिवेट करना है मल्टी डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव के लिए। यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोड टू गिव लेक्चर, ये जो लेक्चर वर्ड आया ये भी टीचर सेंटर एजुकेशन में आता है, ये भी जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए सही वर्ड नहीं है। ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। हम अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को जो कि ना आपस में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन में हम अपना व्यू, अपना कुछ इम्पोर्टेंट थॉट, अपना मोटिवेशन बच्चों को देंगे एज अ टीचर, और हम बच्चों को हेल्प करेंगे टू एक्वायर द नॉलेज बाय देमसेल्फ। ठीक, डिस्कशन के द्वारा हम पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, which one of the following statement about the motivation and learning are correct? Which one of the following statement about the motivation and learning are correct? मोटिवेशन और लर्निंग, भाई लर्निंग तभी होगा जब वो मोटिवेटेड है। ठीक, लर्निंग तभी होगा, हम तब सीखेंगे, हम कोई चीज़ को तभी सीखते हैं जब हम अंदर से मोटिवेटेड है। ठीक, अंदर से मोटिवेटेड है। तो ये चीज़ को थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मोटिवेशन थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को कहा गया हाई वे ऑफ लर्निंग। ठीक, हाई वे ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन इज नोन एज द हाई वे ऑफ लर्निंग। और नेशनल हाईवे सिंपल लिख सकते हो NH, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे में आपका कार जैसा स्मूथ जाता है, मक्खम जाता है, ऐसा कोई बच्चों जब मोटिवेटेड है उनका लर्निंग का जो गाड़ी है वो काफ़ी स्मूथ जाता है।
ठीक, क्या बोला हूँ? इफ अ स्टूडेंट बिकम मोटिवेटेड देन vehicle of learning goes smoothly for acquiring knowledge, for acquiring skill। ठीक, लर्निंग दो प्रकार है, एक इंट्रिंजिक और एक इंट्रिंजिक, एक एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक मीन्स सॉरी, मोटिवेशन इज टू टाइप, एक इंट्रिंजिक और इनर मोटिवेशन, और एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन। इंट्रिंजिक मोटिवेशन बहुत ही अच्छा होता है। हम टीचर है, हम बच्चों को इंट्रिंजिक मोटिवेशन में इंट्रिंजिक मोटिवेशन के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। इंट्रिंजिक मोटिवेशन क्या है? वो खुद से खुद मोटिवेटेड हो, मतलब अपना मन में, जो बच्चे का मन में इच्छा है, हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को अच्छा करना है, मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, ठीक, सोसाइटी को कुछ सेवा करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सोसाइटी को कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए कुछ सेवा करना है। दिस इज़ द इंट्रिंजिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन कैसे हैं? जैसे कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, हम पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स, तो मार्क्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है ना। हम अच्छे से रिजल्ट करेंगे तो पापा मेरे को स्मार्टफोन खरीद कर देंगे, स्मार्टफोन खरीद करके देंगे, ठीक। तो स्मार्टफोन के लिए वो मोटिवेटेड है, जो कि ना ये जो मोटिवेशन है, इसका जो कारक है बाहर में जब होगा, बाहर में कोई चीज़, मानी एक टीचर पढ़ा रहे मानी के लिए, ठीक, पैसा के लिए, सैलरी के लिए, सैलरी आएगा तो पढ़ाएंगे, सैलरी नहीं आएंगे तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा मोटिवेशन अगर टीचर का अंदर में रहे तो वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। हमारा ज़िंदगी के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन क्या है, पैसा के लिए ज़िंदगी नहीं है, हमारा काम हमारे लिए है, हम काम करेंगे अपना खुशी के लिए। दैट इज नोन एज द इंटरनल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेटेड जो है उनका जो लर्निंग बहुत ही अच्छा होता है। इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसमें होता है उनका लर्निंग जो है बहुत ही अच्छा होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन खराब ये नहीं है, मनी जरूरी है, मार्क्स जरूरी है, स्मार्टफोन जरूरी है, लेकिन इनके लिए केवल लर्निंग होगा ये गलत है, ठीक। ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन वो भी सही है, लेकिन जैसे कि हम बच्चों को क्लासरूम में चॉकलेट देते हैं तो बच्चे जो है चॉकलेट के लिए ही आंसर देते हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन। बच्चों आंसर देते हैं, उनको खुशी मिलता है इसलिए आंसर देते हैं, तो आंसर मिल जाता है, आंसर हम लोगों को मिलता है, टीचर को आंसर मिलता है, हम चॉकलेट देते हैं खुशी से, तो वो है इंटरनल मोटिवेशन। उनको खुशी मिलता है, आंसर सही दे पाते हैं, तो वो है इंटरनल मोटिवेशन। तो क्या आपको समझ में आया? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट? तो इसमें होगा लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक स्टूडेंट का अंदर में जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उनका लर्निंग बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक। ये डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड, सीखने के लिए अपना मन से, अपना मन का अंदर से जो इच्छा है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम सीखेंगे तो समाज को सेवा कर पाएंगे, अपना सोसाइटी को कुछ कर पाएंगे, कुछ स्किल सीखेंगे। सोचो मैं, आप सोचते हो मैं अगर बहुत अच्छा सर्जरी करना सीख जाऊँ, मैं बहुत अच्छा सर्जन बन जाऊँ, तो फिर मैं सोसाइटी को सेवा करूँगा, ठीक। अच्छा सोसाइटी से अच्छा बीमारी ख़त्म करके आप बहुत अच्छा
सोशियोलॉजिस्ट बन जाओगे तो फिर सोसाइटी को सेवा करोगे। ठीक, ये है इंटेंजिंग मोटिवेशन। सीखने के लिए फ्रॉम योर इनर हार्ट जो इच्छा है, फ्रॉम योर इनर हार्ट जो इच्छा है, दैट इज नोन एज द इंटेंजिंग मोटिवेशन। और इंटेंजिंग मोटिवेशन जो बच्चों में होता है उनका लर्निंग बहुत अच्छा होता है। फिर भी तीनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंजिकली मोटिवेटेड। एक्सट्रिंजिकली मोटिवेशन खराब होता है ये नहीं, लेकिन एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है। सोचो, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो बाय गिविंग द ट्रॉफी, तो हर टीचर ट्रॉफी देंगे, हर समय ट्रॉफी देना पॉसिबल है? ये तो नहीं है। तो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन हर समय आता है ये नहीं है। ठीक, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंजिक मोटिवेटेड, एक्सटर्नली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक, वो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल इन प्ले लर्निंग, ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन है। लर्निंग के लिए मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवार्ड। तो एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए बच्चे जब मोटिवेटेड हैं तो उनका लर्निंग सही होगा, ये भी गलत है। क्योंकि नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन मनी हो गया, ट्रॉफी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, बाइक हो गया, ये सब फैक्टर जो है बाहर से बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं, वो हर समय नहीं आता है। इसलिए वो एक्सटर्नली मोटिवेशन का पार्ट है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट ऑप्शन होगा और ऑप्शन 1। ठीक, जो बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हैं उनका अंतर आत्मा से जो मोटिवेशन आता है, ऐसा बच्चों का लर्निंग कॉन्टिन्यूअस होता है। उनका लर्निंग का जो गाड़ी है बहुत ही स्मूथ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट। नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के लिए करेक्ट है? लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सोशल एक्शन, लर्निंग सोशल एक्शन के द्वारा फैसिलिटेट होता है, लर्निंग इज पैसिव एंड रिसेप्टिव प्रोसेस। ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। लर्निंग इज, मेरे को पढ़ के ही समझ में आ रहा है, लर्निंग कभी पैसिव नहीं होता है, लर्निंग जो है एक्टिवली होता है। ठीक, लर्निंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लर्नर प्रीवियस नॉलेज, लर्नर प्रीवियस नॉलेज का ऊपर में लर्निंग डिपेंड नहीं करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, प्रीवियस नॉलेज होगा उसका ऊपर में लर्निंग बेस होता है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन में से ही आपका आंसर देना होगा। देखिए, लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल, लर्निंग क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्किल से इक्विवेलेंट है क्या? केवल तो ये नहीं है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सोशल एक्शन, लर्निंग जो है फैसिलिटेट होता है सोशल एक्शन के द्वारा, दैट्स द राइट आंसर। तो लर्निंग सोशल एक्शन, सोसाइटी में जो सिनारियो है, सोसाइटी में क्या सिनारियो है, मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। सोचो, सोसाइटी में अभी डॉक्टर का मार्केट बहुत अच्छा है। ठीक, जो डॉक्टर बनते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, उस सोसाइटी में बहुत अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तो फिर इस सिनारियो का ऊपर में बेस करके जो ज़्यादातर बच्चे लोगों का जो मोटिव होगा तो गिव द नीट एग्जाम। ठीक, तो सोशल एक्शन का ऊपर में लर्निंग फैसिलिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रंस टू लर्न। क्या क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, नीचे दिए गए हैं कौन सा, नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे बच्चों को सीखने के लिए बहुत मददगार होगा? क्या है? लेक्चर मेथड? बिल्कुल नहीं है। लेक्चर मेथड होता है टीचर सेंटर मेथड। लेक्चर मेथड
ये नहीं होगा। लेक्चर दे के चल देंगे, बच्चों क्या सीखे हैं हमको कुछ नहीं मालूम, ठीक, एज अ टीचर कुछ नहीं मालूम क्या सीखे हैं, तो लेक्चर मेथड इज द रॉन्ग ऑप्शन। इंस्ट्रक्शन, केवल इंस्ट्रक्शन देंगे, आप इसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओ, करके आओ, सारे क्वेश्चन आंसर करके आओ, ये भी तो गलत है। रिवार्ड, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आओ, तुम इस प्रॉब्लम को, इस एक्सरसाइज में जितने सारा प्रॉब्लम है सॉल्व करके लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए एक पैकेट गुपचुप लेके आता हूँ, ठीक। केवल रिवार्ड देंगे तो हो जाएगा क्या लर्निंग? क्योंकि एक रिवार्ड जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट है, तो केवल रिवार्ड से लर्निंग नहीं होता है। देखिए डायलॉग, डायलॉग मतलब क्या है, एक बच्चे दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करके, एक बच्चों टीचर से इंटरेक्शन करके जो सीखते हैं, तो ये जो है लर्निंग को हेल्प करता है। डायलॉग मतलब इंटरेक्शन एमंग द फ्रेंड्स or interaction along with the teachers or interaction along with the environment, ठीक, that is the dialogue. Dialogue enable the children to learn, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। which one of the following statement about the development is correct? डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डेवलपमेंट occur at different rate among the different individual, इसको देख के ही मेरे को समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर भी हम तीन ऑप्शन को पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑकर, ये सही भी है, डेवलपमेंट ऑकर एट डिफरेंट रेट एमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। देखिए आपका क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं, सबका डेवलपमेंट का रेट है एक जैसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, सबका डेवलपमेंट रेट अलग अलग है, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑकर एट डिफरेंट रेट अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल्स में डेवलपमेंट रेट डिफरेंट होता है, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। इन स्पाइट ऑफ दैट आई रीड द 3 ऑप्शन, रिमेनिंग 3 ऑप्शन। डेवलपमेंट ऑकर एट वेरी फर्स्ट एट फ्रॉम द पार्ट till adolescence and then stop, डेवलपमेंट का भी स्टॉप नहीं होता है, डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम womb टू टूम, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम womb टू टूम। मतलब क्या है, जिस दिन बच्चों का एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ उसी दिन से शुरू हुआ। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं समझा देता हूँ। डेवलपमेंट शुरू हुआ कब? मम्मी का बॉडी में जब हम रह रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट उसी दिन से शुरू हुआ। ये है यूटेरस है और ये है प्लेसेंटा है स्टूडेंट, ठीक, ये है प्लेसेंटा है, क्विकली रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये है एक बच्चे हैं, ठीक। उसी दिन से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और ये डेवलपमेंट चलेगा कब तक? ये डेवलपमेंट चलेगा जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम स्वर्गधाम में ना पहुंच जाते हैं, ठीक। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम womb टू टूम, डेवलपमेंट स्टार्टेड व्हेन एम्ब्रायो इज फॉर्म इन आवर मदर्स बॉडी एंड इट विल कंटिन्यू टिल डेथ, ठीक। ये डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होता है। देखिए थर्ड, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट इज़ अ बैकवर्ड, ये तो बहुत गलत है। डेवलपमेंट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, डेवलपमेंट नेवर कम बैक, ठीक। डेवलपमेंट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। बताइए ना, आपका बॉडी का ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है आपका बॉडी का। आप बताओ क्लास 12 में पढ़ रहे हो, क्लास 12 में आप जो मैथ सीखे हो वो फिर क्लास 12 छोड़ के, जब क्लास 12 छोड़ के कभी क्लास 1 में बैठ पाओगे क्या? तो हो ही नहीं सकता है। डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, तो गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, केवल स्ट्रेट लाइन में ही डेवलपमेंट होता है क्या? जिंदगी का डेवलपमेंट केवल स्ट्रेट लाइन में होता है? ये भी गलत आंसर है।
तो राइट ऑप्शन होगा डेवलपमेंट ऑकर एट डिफरेंट रेट अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल्स में डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम मिडिल चाइल्डहुड कौन सा समय में शुरू होता है और कब तक चलता है? मिडिल चाइल्डहुड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड होता है 0 से लेकर के 6 ईयर तक, और 2 to 6 ईयर होता है अर्ली चाइल्डहुड, और मिडिल चाइल्डहुड होता है 6 to 11 होता है मिडिल चाइल्डहुड, जब बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं 6 साल में, और क्लास 11 में 11 ईयर तक, है ना, बच्चों प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, ये मिडिल एज में, तो आपको याद होना चाहिए मिडिल एज में बच्चों प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल in shaping an individual's since growth of each individual is determined by genetic makeup. The statement is, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल, है ना। एक इंडिविजुअल का जो शेप होता है, एक इंडिविजुअल्स का जो ग्रोथ होता है, एक इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट होता है, उनमें एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स, जीन दोनों का प्रभाव होता है। ठीक, नेचर और नर्चर। नेचर होता है जेनेटिक्स, व्हाट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स which not be changed during lifetime, and nurture, that is our surrounding environment, that can be changed according to our wish. ठीक, कहते हैं ना जैसा संगति ऐसा ही फल। तो आपका संगति जैसा होगा, आप अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ऐसा हमारा शास्त्र में भी कहा जाता है। क्योंकि ना आप अपना जो जीन है, जो कि ना आपका पेरेंट्स से मिला है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका एनवायरनमेंट को चेंज करके अपना लर्निंग को, अपना ज़िंदगी का जो टारगेट को, अपना ज़िंदगी का जो अचीवमेंट को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो सिंस ग्रोथ ऑफ each individual is determined by this genetic makeup, this statement, the growth of the individuals is determined by the genetic makeup। हाँ, सही है। एक बच्चों का जो ग्रोथ है जेनेटिक मेकअप के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर मम्मी पापा, उनका दादा दादी लंबा है, उन बच्चे भी लंबे होंगे, लेकिन वो बच्चों को बिल्कुल खाना पीना नहीं देंगे, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, तो कैसे लंबा होगा? तो एनवायरनमेंट का तो इफेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एनवायरनमेंट हैव द प्रोफाउंड रोल, इसलिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। एनवायरनमेंट का रोल बिल्कुल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन जो करेक्ट दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे ही नहीं क्वेश्चन एग्जाम में समय बचाने के लिए। ये जो इनकरेक्ट दो ऑप्शन है, इसी को ही देखेंगे। देखिए, इनकरेक्ट को ऑप्शन 2 में देखते हैं। इनकरेक्ट, सिंस एनवायरनमेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल इन इंडिविजुअल्स ग्रोथ। इंडिविजुअल्स का ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंटल फैक्टर थोड़ा सा रोल प्ले करता है, उनका डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा रोल प्ले करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा रोल है एनवायरनमेंट का। Incorrect, since there have been several research to prove that environment can have major influence on development। डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस है। ठीक, तो आइए स्टूडेंट थ्योरी को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट इसका 2 फैक्टर होता है, एक जेनेटिक फैक्टर
और सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर। फैक्टर है, सेकेंड क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक, जो डेवलपमेंट जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। डेवलपमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। हम जेनेटिक फैक्टर को कहा जाता है नेचर, ओके, और एनवायरमेंटल फैक्टर को कहा जाता है नर्चर। नेचर, हमारा नेचर क्या होगा? हमारा नेचर ऐसा होगा जो कि ना हमारा पेरेंट्स से मिला है। अगर आपका नेचर थोड़ा सा गुस्सा वाले है तो देखेंगे, सॉरी आपका नेचर तो नहीं बोलूँगा, कोई बच्चों को नेचर अगर आप क्लास में देखेंगे थोड़ा गुस्सा वाले हैं तो उसको थोड़ा सा स्टडी करके देखिएगा, उनका पेरेंट्स भी हो सके गुस्सा वाले हैं। तो नेचर जो है पेरेंट्स से ही मिलता है, जेनेटिकली मिलता है, और नर्चर जो है एनवायरनमेंट से मिलता है। देखिए उनका टारगेट है इंजीनियर बनना, तो क्लास 12 पास करके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएंगे, वो आइडियल इंजीनियर बन जाएंगे। तो नेचर जैसा देंगे उनका जो अचीवमेंट ऐसा ही होगा। तो डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू नेचर इनटू नर्चर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच ह्यूमन इन्फेंट begin to acquire the necessary skill to perform as functioning member of society। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डैश इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगिन टू एक्वायर नेसेसरी स्किल। एक ह्यूमन इंसान सोसाइटी में चलने के लिए, सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए, सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, किनके सामने क्या बिहेव करना है। आप फ्रेंड साइकिल में जब रह रहे हो कैसे बात करेंगे, अपना टीचर के साथ जब रह रहे हो कैसे बिहेव करेंगे, अपना घर में जब मम्मी पापा के साथ रह रहे हो कैसे बिहेव करेंगे। ये सारी चीज़ हम कौन सा प्रोसेस में सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 4, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन लर्न द डिफरेंट process of society। Socialization is the process by which a student or a children learn different rules and regulation of society। स्टूडेंट आपको बोल दो ये जो सोशलाइजेशन, लेकिन ओम से शुरू नहीं होता है। सोशलाइजेशन शुरू होता है बच्चों का जन्म के बाद से, क्योंकि ना सोसाइटी तभी ना आता है, सोसाइटी में तभी ना आता है बच्चे जन्म लेने के बाद वो सोसाइटी में आता है। जन्म लेने के बाद उनका मम्मी कुछ कहते हैं, उनका पापा कुछ कहते हैं, उनका आस पड़ोस में दादा दादी चाचा चाची कुछ कहते हैं, वहीं से सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द पियाजेट के अकॉर्डिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ठीक, कौन सा फैक्टर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग? तो डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग? तो क्या है? एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड। हमारा एक्सपीरियंस अगर फिजिकल वर्ल्ड के साथ होगा हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल एक देता हूँ, आपका आसपास में जो फिजिकल वर्ल्ड है ना कैसे हैं उसको आप अच्छे से जानोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। इमिटेशन में डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट
हम क्लास में देते ही हैं, है ना। जैसे कि बच्चा अच्छा किए हैं, वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, एक्सलेंट, ये सब रीएनफोर्समेंट में डेवलपमेंट होता है, लेकिन इतना नहीं। ठीक, लैंग्वेज के लिए भी डेवलपमेंट होता है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे क्या बोले हैं, डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस बच्चों का होगा, उनका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक, I hope this video will be helpful to you. Remaining question I will discuss in next video. Thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our channel, that will give us motivation. Thank you for watching.